Hello, my dear students. Welcome to KS English classes. Students, I hope you are doing very well in your study. So, students, today we are going to tell you about John Keats' biography and his works. Guys, हम जॉन कीट्स की पोएम जो कि ओड फॉर्म में है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं. तो हम शुरू करते हैं बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स. बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिए. सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. जॉन कीट्स. John Keats was one of the later Romantic poets who was apprenticed to an apothecary. Guys, apothecary का मतलब होता है ड्रगिस्ट, मीन्स जो दवा बेचने वाला होता है. एक तरह से आप उसे डॉक्टर बोल सकते हैं. तो जॉन कीट्स जो है वो एक रोमांटिक पोइट्स थे जो कि बाद में हुए थे. लेटर रोमांटिक पोइट्स में से एक थे जिन्होंने जो है किसकी प्रैक्टिस की थी. अप्रेंटाइज्ड मतलब होता है शिष्य होना किसी का. तो उन्होंने किसकी जो है शिक्षा ली थी, किसकी एजुकेशन ली थी, अपोथिकेरी की ली थी. द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स अलॉन्ग विद पी.बी. शेले एंड लॉर्ड बायरन. तो ये जो है सेकेंड रोमांटिक्स पोइट जो थे, जैसे कि पी.बी. शेले और लॉर्ड बायरन के ही समकक्ष थे, अलॉन्ग विद थे. तो इनका जन्म कहाँ हुआ था. बोर्न. He was born on 31st October 1795. गाइज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है, इसे हमेशा याद रखिएगा. कहाँ पे हुआ था इनका जन्म. मूरगेट, जिसे अब क्या कहा जाता है, फिन्सबरी, जिसे अब किसके नाम से जाना जाता है, फिन्सबरी. ये लंदन में है, इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम. फादर का नाम था इनके थॉमस कीट्स. फादर से अक्सर क्वेश्चन बनता है, सो रिमेंबर, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है. फादर जॉन कीट्स अ लाइब्रेरी स्टेबल कीपर, वो एक स्टेबल कीपर थे. मदर फ्रांसिस कीट्स, मदर का नाम जो है वो फ्रांसिस कीट्स था. इनकी एजुकेशन या स्कूलिंग कहाँ से हुई थी. तो इनकी एजुकेशन और स्कूलिंग हुई थी जॉन क्लार्क स्कूल. अब हम बात करते हैं इनके लाइफ सर्कल के बारे में, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस जो है पुटअप होते हैं, एग्ज़ाम्स में बनते हैं. इन अप्रैल 1804, इट मीन्स 1804, व्हेन कीट्स वाज 8 years old, his father died from a skull fracture after falling from his horse while returning from a visit to Keats and his brother George at school. जब वो जॉन कीट्स मात्र 8 साल के थे, ये अप्रैल 1804 की बात है, जब वो सिर्फ 8 साल के थे, तो उनके पिता की जो है डेथ हो गई थी. वो एक घोड़े से गिर गए थे और उनकी जो स्कल में है वो फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी. और वो उस वक्त कहाँ से आ रहे थे, वो जो है अपने दोनों जो बेटे थे, जॉर्ज एंड कीट्स, जॉन कीट्स, दोनों की जो है स्कूल से विजिट करके वापस आ रहे थे. तो उनकी घोड़े से गिर करके जो है फ्रैक्चर, स्कल में फ्रैक्चर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि उनके फादर की डेथ किस तरह से हुई, ठीक है. नाउ हिज मदर फ्रांसिस remarried 2 months later and 4 children went to live with their widowed grandmother Alice Jennings in the village of Edmonton. उनकी जो माता थी, जो मदर थी फ्रांसिस, उन्होंने उनके फादर की डेथ के सिर्फ 2 महीने बाद ही दोबारा शादी कर ली थी. और उनके जो 4 बच्चे थे उन्हें जो है उनकी जो विडोड ग्रैंड मदर थी, यानी उनकी दादी थी एलिस जेनिंग्स, उनके पास उनके विलेज एडमंटन में, वहाँ पर उनको भेज दिया गया. वो उन्हें वहाँ भेजा गया, चारों बच्चों को. इन मार्च 1810, 1810 में, when Keats was 14, his mother died of tuberculosis, leaving the children in their grandmother's custody. मार्च 1810 में
जब कीट्स केवल 14 वर्ष के थे, 14 ईयर्स के थे, तो उनकी जो मदर थी उनकी भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हो गई, टीबी की वजह से उनकी डेथ हो गई, और वो अपने बच्चों को उनकी ग्रैंड मदर की कस्टडी में उन्होंने उन बच्चों को छोड़ दिया और उनकी डेथ हो गई थी। ग्रैंड मदर अपॉइंटेड 2 गार्जियंस, तो ग्रैंड मदर ने उन बच्चों की देखभाल करने के लिए 2 गार्जियंस को जो है वो अपॉइंट किया था। एक का नाम रिचर्ड एबे एंड जॉन सैंडल, तो एक का नाम था रिचर्ड एबे एंड जॉन सैंडल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन से जो गार्जियंस थे जो उन्होंने जो जॉन कीट्स की ग्रैंड मदर ने उनके लिए अपॉइंट किए थे। Keats left Clark's school to be apprenticed with Thomas Hammond, a surgeon and apothecary who was a neighbor and the doctor of the Jennings family. अब जो है कीट्स जो है उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, जो क्लार्क स्कूल में पढ़ते थे उसे छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिया, और वो किसके जो है वो किसको उन्होंने ज्वाइन किया, थॉमस हैमंड को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जो कि एक सर्जन थे और जो है अपोथिकैरी भी थे, यानी ड्रगिस्ट भी थे, दवाई भी जो है बेचते थे, एक तरह से आप मेडिकल बोल सकते हो, स्टोर। हु वाज अ नेबर एंड द डॉक्टर ऑफ द जेनिंग्स फैमिली, जो कि जेनिंग्स फैमिली के डॉक्टर भी थे और पड़ोसी भी थे, नेबर भी थे। इन 1815 he went to live in London where he worked as a dresser or junior house surgeon at Guy's and St Thomas hospitals। 1815 में उन्होंने क्या किया, जो है वो लंदन चले गए वर्क करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने एज ए ड्रेसर और जूनियर हाउस सर्जन के रूप में जो है गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल में वर्क किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड ये जो थॉमस हैमंड नाम है, ये जो नेम है, जो जिनके अप्रेंटिसशिप में उन्होंने जो है अपोथिकैरी की थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एट गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल्स इन लंदन। कीट्स इंटरेस्ट इन लिटरेचर वॉज अवेकन इन लास्ट ईयर ऑफ स्कूल लाइफ। जो कीट्स का जो इंटरेस्ट है वो लिटरेचर में, वो जो है उनकी जो स्कूल लाइफ थी उसके लास्ट ईयर में जागा, यानी उनका जो लिटरेचर के प्रति जो प्रेम था वो स्कूल के लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उन्हें ये बात खुद भी तभी पता चली थी। ठीक है, सो गाइज, द हेडमास्टर्स सन चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क also became an important mentor and friend, introducing Keats to Renaissance literature including Tasso, Spenser and Chapman's translations। अब जो स्कूल था क्लार्क स्कूल, उसका जो हेडमास्टर का जो बेटा था, जो स्कूल के एचएम का बेटा था, चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क, ये नाम हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेडमास्टर सन, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फ्रेंड हुज हेडमास्टर सन, चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क। वो उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी था और मेंटर भी था। इंट्रोड्यूसिंग कीट्स टू रेनेसां लिटरेचर, उन्होंने जो चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क था उसने जो है कीट्स को रेनेसां लिटरेचर से जो है इंट्रोड्यूस करवाया, यानी इंट्रोड्यूस करवाया मीन्स उसका जो है इंटरेस्ट उसकी तरफ, लिटरेचर की तरफ बढ़ाया, लगाया। इसके अलावा उसने टासो, स्पेंसर एंड चैपमैन्स ट्रांसलेशंस उनको पढ़ने के लिए भी दी। ठीक है, इन सब से उसको लिटरेचर से इंट्रोड्यूस कराया, इन सब बुक्स वगैरह को दे करके। कीट्स वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेट एलिजाबेथन पोइट स्पेंसर, और जो कीट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, किससे, ग्रेट एलिजाबेथन पोइट स्पेंसर, स्पेंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किससे प्रभावित थे, स्पेंसर से। In October 1816, Clark introduced Keats to the journalist and contemporary poet Leigh Hunt and adopted many of his attitudes and literary mannerism। अक्टूबर 1816 में क्लार्क ने कीट्स को उस समय के जर्नलिस्ट और कंटेम्प्रेरी पोइट, कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन, यानी उस समय के
जो पोइट थे ले हंट, उनसे मिलवाया और कीट्स ने उनसे मिल कर के उनकी जो लिटरेरी मैनरिज्म था, जो तरीके थे लिटरेचर के और एटीट्यूड्स थे, बहुत सारे एटीट्यूड्स और तरीक़ों को अपनी जो वर्क्स थे उनमें अडॉप्ट किया. He met P.B. Shelley through Hunt, who helped in the publications of poems by John Keats in 1817. हंट के थ्रू वो पीबी शेले से मिले, जिन्होंने उसकी जो है पोएम्स, जॉन कीट्स की जो पोएम्स थी उनको पब्लिकेशन कराने में उनकी बहुत हेल्प की थी. और कब की थी ये? 1817 में. कीट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, कीट्स का जो फर्स्ट वॉल्यूम था पोएम्स, दिस वाज सब्जेक्टेड टू सेवियर क्रिटिसिज्म. कीट्स का जो फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स था ये बहुत ही, इसकी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी, क्रिटिसाइज किया गया था. ऑल्दो रेनॉल्ड्स रिव्यूड इट फेवरेबली इन द चैम्पियन, जबकि जो है रेनॉल्ड्स जो थे उन्होंने जो है इसके जो है पक्ष में, फेवर में काफ़ी सारे रिव्यू दिए थे. किस में दिए थे? द चैम्पियन में. 5 months later came the publication of poems, the first volume of Keats' verse, which included I Stood Tiptoe and Sleep and Poetry, both strongly influenced by Hunt. इनकी जो फर्स्ट जो पोएम्स जो जो प्रकाशित हुई थी, पब्लिकेशन जिनका हुआ था पोएम्स का, उसके 5 महीने के बाद, 5 months के बाद में उनकी जो है कुछ वर्स आई थी, कीट्स की कविताएं आई थी, जिनमें आई स्टूड टिप्टो एंड स्लीप एंड पोइट्री भी जो है इंक्लूड थी. बोथ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हंट, और दोनों ही ये जो पोएम थी ये हंट से बहुत ज़्यादा क्या थी, इन्फ्लुएंस थी, प्रभावित थी. ठीक है, उन्हीं के प्रभाव में आकर के, इन्होंने ऐसा लगता था कि उन्हीं के प्रभाव में आकर के लिखी है. किसके? हंट के प्रभाव में. देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है कि उनका फर्स्ट जो है कब जो है फर्स्ट पोएम्स का कब पब्लिकेशन हुआ, कब पब्लिश हुई वो? 1817 में पोएम्स था, क्रिटिसिज्म हुआ, और किसने जो है उसके फेवर में रिव्यू दिए थे? रेनॉल्ड्स ने. किस में दिए थे? द चैम्पियन में. इसके अलावा जो है उनकी स्टार्टिंग की जो वर्स थी, पोएम थी, वो किससे इन्फ्लुएंस थी? हंट से. ठीक है, ले हंट से. कौन कौन सी हैं? आई स्टूड टिप्टो एंड स्लीप एंड पोएट्री. At about this time he fell in love with Fanny Brown, whom he could not marry. और यही वो वक्त था, यही समय था जब वो फैनी ब्राउन के लव में पड़ गए, जिनसे उनकी शादी कभी भी नहीं हो सकी. During 1818, Keats was nursing his brother Tom, who died of consumption. His second brother George emigrated to America. और 1818 के समय के दौरान ही कीट्स ने अपने भाई टॉम की जो है नर्सिंग की थी, यानी उनकी देखभाल की थी, जिनकी डेथ हो गई थी कंज्यूमशन, इट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस से. और उनके जो दूसरे भाई थे जॉर्ज, वो अमेरिका चले गए. ऑन 3rd February 1820 कीट्स बिगेन कफिंग ब्लड. 3 फरवरी 1820 यानी 3rd February 1820 को कीट्स जो है उन्होंने जो है उनकी खांसी में और जो है ब्लड आना स्टार्ट हो गया. ही एट वंस रियलाइज्ड इट्स मीनिंग, और उन्हें इसका मतलब तुरंत ही जो है रियलाइज हो गया. दैट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज़ माई डेथ वारंट. उन्होंने इसके बारे में लिखा, कहा कि ये जो एक खून की बूंद है, ब्लड की ये जो ड्रॉप है, ये मेरा क्या है? डेथ वारंट है. फ्रांसिस कोट्स को जो है ये कोट है, इसको ध्यान में रखना. इसके अलावा जो है ये जो डेट है 3rd February 1820, इसे भी जो है याद रखना. और इसके अलावा उनके जो दोनों ब्रदर हैं उनके नेम टॉम एंड जॉर्ज. ओके. He also suffered from consumption और tuberculosis as his brother, और वो भी जो है किससे पीड़ित हो गए? ट्यूबरक्लोसिस से, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके भाई थे.
इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इस सब के बावजूद भी, द ईयर 1819 वॉज अ मार्वलेसली प्रोडक्टिव ईयर, और जो 1819 जो साल था, जो ईयर था, वो उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से कैसा था, प्रोडक्टिव ईयर था। तो इस ईयर में उन्होंने जो है 6 ग्रेट ओड्स लिखी थी, जिनमें द ईव ऑफ सेंट एग्नस एंड हाइपेरियन भी शामिल थी। In 1820, he traveled to Italy in a last effort to regain health, but died in Rome, Papal States, Italy on 23rd February at the age of 25 years and 4 months only. 1820 में उन्होंने इटली की यात्रा की, उन्होंने इटली गए, और ये एक लास्ट एफर्ट था कि वो जो हेल्थ है उसको रिगेन कर सकें, बट उनकी डेथ हो गई। कहाँ पे? रोम पैपल स्टेट्स में, इटली में। कब हुई थी? 23rd February 1820। ये डेट याद रखना। एट द एज ऑफ 25 years and 4 months ओनली। और जब उनकी डेथ हुई तो जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी जो एज थी वो मात्र 25 years and 4 months थी। तो ये एग्जैक्ट डेट, कभी कभी एग्ज़ाम में एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट एज पूछते हैं कि कब हुई थी उनकी डेथ। 25 years and 4 months ओनली, और कभी कभी सिर्फ 25 years ही वहाँ पे दिया होता है। ही बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री, और उनको दफनाया गया कहाँ पे? द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री में। ये भी इम्पोर्टेंट है। द एपिटाफ ऑन हिज ग्रेव रीड्स। एपिटाफ होता है जो किसी की जो ग्रेव है उसके ऊपर लिखे हुए कुछ वर्ड्स होते हैं, उसे एपिटाफ बोलते हैं फ्रेंड्स। तो जो एपिटाफ उनकी ग्रेव के ऊपर, कब्र के ऊपर लिखा हुआ है वो है, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। ये एपिटाफ उनकी ग्रेव के ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे कई राइटर और पोइट्स हैं जिनकी ग्रेव के ऊपर कुछ एपिटाफ लिखे हुए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। ओके। किट्स वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय स्पेंसर। तो अभी ये जो पॉइंट है ये पहले भी आ चुका है कि वो किससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे? स्पेंसर से, उनकी राइटिंग से बहुत इम्प्रेस थे। स्पेशली हिज फेयरी क्वीन, और स्पेशली उनकी फेयरी क्वीन से, विच ही रीड मोस्ट फर्वेंटली, और जिसे उन्होंने बहुत ही फर्वेंटली मीन्स वार्मली, जोश के साथ, यानी बहुत ही जोश उत्साह के साथ में उसे पढ़ा था। Byron and some other critics criticized Keats' Endymion in the Blackwood magazine। तो बायरन और जो कुछ और क्रिटिक्स थे उन्होंने कीट्स की जो एंडीमियन थी, जो रचना थी, उनका जो वर्क्स है एंडीमियन, उनको किस मैगजीन में? ब्लैकवुड मैगजीन में क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था। तो ये मैगजीन का नाम याद रखना, और बायरन का, और किसे क्रिटिसाइज किया था? कौन से वर्क को क्रिटिसाइज किया था? एंडीमियन को। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो ये टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये किसने दिया था? ये जो फ्रेज है ये किसने फर्स्ट टाइम आर्टिकुलेट किया था? कीट्स ने, जॉन कीट्स ने। कब किया था? इन 1817, टू कैरेक्टराइज द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, स्पेशली कौन? पर्टिकुलरली शेक्सपियर, जो बहुत ही जो ग्रेटेस्ट राइटर्स हुए हैं, स्पेशली कौन? शेक्सपियर। उनकी कैपेसिटी को कैरेक्टराइज करने के लिए उन्होंने ये नेगेटिव कैपेबिलिटी जो वर्ड्स है, जो फ्रेज है, ये आर्टिकुलेट किया था। कब किया था? इन 1817। किसने किया था? जॉन कीट्स। ही वॉज डिस्क्राइब्ड पोइट ऑफ द 19th century। अब 19th century का पोइट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जॉन कीट्स को कहा जाता है। कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ लिटरेरी फिगर्स हु जनरली शेयर्ड पॉलिटिकल एंड लिटरेरी व्यूज, द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री included such writers as Leigh Hunt, William Hazlitt, John Keats and P.B. Shelley। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में कौन कौन से जो राइटर्स हैं या पोइट्स हैं वो इंक्लूड हैं, तो आप ये नाम आप नाम ये याद रखना, ले हंट, विलियम हैजलिट, जॉन कीट्स एंड पीबी शेली। ये एक ऐसा ग्रुप था जो कि
पॉलिटिकल और लिटरेरी व्यूज़ जो है उसमें शेयर करता था। पीबी शैले एक्सप्रेस्ड द ओपिनियन दैट कीट्स वॉज अ ग्रीक। पीबी शैले ने अपनी ये ओपिनियन जो है एक्सप्रेस की थी कि कीट्स जो हैं वो कौन थे, ग्रीक थे। तो ये ओपिनियन मीन्स उनके बारे में जो विचार थे वो रखे थे। तो ये किसने कहा था, कीट्स वॉज अ ग्रीक पीबी शैले ने। वर्जिल्स एनिएट वॉज द बुक ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने वर्जिल की जो एनिएट बुक थी उसे क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। कीट्स पोएट्री इज abundantly and enchantingly sensuous. Matthew Arnold has made this comment about the poetry of Keats. जो मैथ्यू ऑर्नल्ड थे उन्होंने एक जो है कमेंट किया था कीट्स की पोइट्री के ऊपर कि कीट्स की जो पोइट्री है वो बहुत ही एबेंडेंटली मतलब रिचली है, भरी हुई है। किससे भरी हुई है, एनचेंटिंगली सेंसुअस, जो मोहित करने वाली जो भाव हैं उनसे जो है कीट्स की जो पोइट्री है वो एकदम भरी हुई है, रिच है एकदम उससे। ये किसने कहा था, मैथ्यू ऑर्नल्ड ने जो है उनकी पोइट्री के बारे में कहा था। एडोनिस बाय पीबी शैले इज एन एलिजी रिटन बाय हिम ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। जो पीबी शैले ने लिखी थी एडोनिस, ये कीट्स की डेथ के ऊपर लिखी है। ये एलिजी है, ये कीट्स की डेथ के ऊपर लिखी है। तो एलिजी क्या होती है फ्रेंड्स, एलिजी एक शोक गीत होता है जो किसी की डेथ के ऊपर जो है वो लिखा जाता है, एक सैड सॉन्ग होता है, उसे क्या बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं। कीट्स वॉज कंसिडर्ड एज अ पेंटर इन वर्ड्स। कीट्स को जो है क्या कहा जाता था, पेंटर इन वर्ड्स भी कहा जाता था। अब बात करते हैं कीट्स के वर्क्स की। अभी तक हमने उनकी बायोग्राफी, उनके बारे में बात की, अब हम उनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं। कीट्स वर्क्स आर, तो जो उनके वर्क्स हैं वो इस तरह से हैं। In 1816, Leigh Hunt published Keats' sonnet O Solitude in the magazine The Examiner. It was his first work printed. 1816 में ले हंट ने कीट्स की जो एक सोनेट थी वो सॉलिट्यूड उन्होंने एक मैगजीन द एग्जामिनर में जो है इसे पब्लिश करवाया था, और यही जो है कीट्स का फर्स्ट प्रिंटेड वर्क था। तो कीट्स का फर्स्ट बुक और फर्स्ट वर्क दोनों ही अलग हैं। In 1818, Endymion, it was Keats' first work which, although immature and imperfect, has flashes of beautiful lines in it. 1818 में एंडीमियन आई थी जो कीट्स का फर्स्ट वर्क था, जो कि बहुत ही इमेच्योर और इम्परफेक्ट बताया था सबने, ठीक है, इसे क्रिटिसाइज भी किया गया था, लेकिन इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन जो है वो दी गई हैं। और गाइज ये हम सब ने अपनी अपनी आई थिंक 12th की जो बुक है उसमें पढ़ी भी हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये एक पोएम है उसमें, और ये बहुत ही अच्छी पोएम है। ये सुंदरता के बारे में बताती है कि जो है एक सुंदरता की जो वस्तु है वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये जो ब्यूटीफुल लाइंस हैं ये किससे ली गई हैं, कीट्स की एंडीमियन से। तो एंडीमियन कब जो है लिखी गई थी, 1818 में इसे लिखा था। इसाबेला और द पॉट ऑफ बासिल, यानी ये इसके दो नाम हैं, मतलब और लगाया है तो या तो इसाबेला बोलिए या द पॉट ऑफ बासिल बोलिए। 1818, इसे भी 1818 में ही जो है लिखा गया था। इट इज़ अ मैकेब्रे इटालियन रोमांस इन ओटावा रीमा। ओटावा रीमा का मतलब होता है 8 लाइन में लिखी गई जो है वो पोएम, जो कविता होती है जो 8 लाइन में, वो ओटावा रीमा बोलते हैं। और मैकेब्रे मीन्स उदास, 1818 में लिखी गई थी। एक उदास जो है वो सैड जो है फॉर्म में लिखी गई है। इटालियन रोमांस है जो ओटावा रीमा में लिखा गया है। इट इज़ सुपरफिशियली सिमिलर टू हंट्स वर्क बट विद अ सेंसुअस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कीट्स ओन। ये बहुत ही, ये किससे सिमिलर है, हंट्स के वर्क से सिमिलर है, लेकिन इसमें जो भाव हैं और जो भावों की जटिलता है वो कीट्स की खुद की है। यानी ये जो ले हंट है उनके वर्क से मिलती तो है, सिमिलर है, लेकिन इसमें जो भावों की जो जटिलता है वो किसकी है, वो खुद कीट्स की दी हुई है।
और गाइस वैसे भी कीट्स को तो भावों के लिए, सेंसुअसनेस के लिए ही उनकी वर्क्स को जाना जाता है। तो बात करते हैं हाइपेरियन। हाइपेरियन 1818, ये 1818 में लिखी गई थी। इट इज़ अ फिलोसॉफिकल पोएम, ये कैसी पोएम है? एक दार्शनिक पोएम है, फिलोसॉफिकल पोएम है। ओके, इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स विच रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट हिज डेथ, ये एक मिल्टोनिक वर्स में लिखी गई है और 1818 में लिखी गई थी। फिलोसॉफिकल पोएम है, लेकिन ये उनकी डेथ तक कैसी रही थी? अनफिनिश्ड रही, कभी पूरी भी नहीं हो पाई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पोएम है या कौन सा वर्क उनका है जो अनफिनिश्ड रह गया? तो कौन सा है? हाइपेरियन है। और किस में लिखा गया है? मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट है लेमिया। लेमिया 1819, ये 1819 में लिखा गया। इट इज़ अ नैरेटिव रोमांस इन पेंटामीटर कपलेट्स, ये एक नैरेटिव रोमांस पोएम है और ये किस में लिखा गया है? पेंटामीटर कपलेट्स में होता है। पेंटामीटर जो है वो 5 लाइन्स कपलेट्स होते हैं, उन्हें पेंटामीटर कपलेट्स बोलते हैं। तो लेमिया किस में लिखा गया है? एक नैरेटिव रोमांस है, 1819 में जो है लिखा गया था, पेंटामीटर कपलेट्स में है। द ईव ऑफ सेंट एग्नस 1820, ये जो लिखी गई थी 1820, द ईव ऑफ सेंट एग्नस। इट इज़ अ मिडिवल रोमांस फ्रेगमेंट इन स्पेंसरियन स्टेंजाज, ये स्पेंसरियन स्टेंजाज में लिखी गई ये रोमांस फ्रेगमेंट है और ये मिडिवल जो है रोमांस फ्रेगमेंट के रूप फॉर्म में है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। अब बात करते हैं 6 ओड्स की, ठीक है, जो कब लिखी गई थी? 1819 में जो है ये 6 ओड्स लिखी गई थी कीट्स के द्वारा। तो अब ये कौन कौन सी हैं? ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड ऑन मेलैंकली, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू ऑटम। ये 6 पोएम्स हैं जो 1819 में लिखी गई थी और ये बहुत ही कीट्स के जो बहुत ही फेमस वर्क्स में इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं कीट्स की सोनेट्स की। तो सोनेट्स, जॉन कीट्स रोट 64 सोनेट्स। जॉन कीट्स ने कितनी सोनेट्स लिखी थी? 64 सोनेट्स लिखी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मैनी सोनेट्स रोट बाय जॉन, रिटन बाय जॉन कीट्स? सो 64 सोनेट्स ओवर द कोर्स ऑफ हिज शॉर्ट लाइफ एंड पोइट्री करियर। अब ये तो पता ही है, जब 25 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई तो बहुत ही शॉर्ट जो है उनका पोइट्री करियर रहा था और इतने कम जो है, इतने छोटे करियर में उन्होंने जो है 64 जो है बहुत ही अच्छी सोनेट्स लिख डाली। तो सोनेट्स में से कुछ को हम यहाँ देखते हैं। व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे कॉज टू बी, ये इनकी सोनेट का नाम है। व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी ह्यूमन सीजन्स ऑन लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ब्राइट स्टार, सोनेट ऑन पीस, सोनेट टू स्पेंसर, सोनेट टू बायरन, ऑन द सी, सोनेट टू चैटरटन, टू माई ब्रदर्स, how many bars gild the lapses of time, to hope, to some ladies। तो ये उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनेट्स थी, जो सोनेट्स हैं। और इसके अलावा कुछ अदर वर्क्स भी हैं जिनमें सोनेट्स, ओड और अदर पोएम्स भी हैं। तो हम अदर पोएम्स के बारे में बात करते हैं। ला बेलिड डेम सन्स मर्सी, तो इसके बारे में हम जो है हमने सबने पढ़ा है। Bars of passion and of mirth, the caps and bells, Otho the Great, the eve of Saint Mark, to a friend who sent me some roses। Next है on first looking into Chapman's Homer। and next की बात करते हैं हम on leaving some friends at an early hour, to one who has been long incipient, I stood tiptoe upon a little hill, to hope, women, wine and snuff। सो गाइज ये जो है जॉन कीट्स की बायोग्राफी और उनके वर्क्स से रिलेटेड हमारा वीडियो है। एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा और आपकी स्टडी में, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपकी बहुत
हेल्प होगी, ये मैं ऐसा जो है हम उम्मीद करते हैं। और अब जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।